Hello everyone. So in this video I'll be telling you about the hexose monophosphate pathway. इसको हम शंट पाथवे भी बोलते हैं क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस में जाने के बजाय ग्लूकोज जो है वो इस एचएमपी पाथवे में आता है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे में आता है। इसको हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं बिकॉज फर्स्ट शुगर जो बनती है वो पेंटोस फॉस्फेट होती है और फर्स्ट स्टेप में CO2 रिमूव होती है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव पाथवे भी बोलते हैं। और जिसने इसको डिस्कवर किया जैसे कि डिकेंस हॉरिकर है, तो उनके नाम के अकॉर्डिंग को डिकेंस हॉरिकर पाथवे भी बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि हमने इसमें क्या होता है कि दो स्टेप्स हम देखते हैं, जो मेजर दो स्टेप्स होते हैं। एक होता है ऑक्सीडेटिव फेज होता है इसका और एक नॉन ऑक्सीडेटिव फेज होता है। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में फर्दर स्टेप्स हैं पर हम मेजरली इसको दो में डिवाइड कर रहे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है ऑक्सीडेटिव फेज। ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर क्या होता है कि जो हमारे पास ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है होता है, ये कहाँ से है? ऑब्वियसली हम इनिशियल स्टेप होता है ना ग्लाइकोलाइसिस में देखते हैं कि जो ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, काइनेज के थ्रू, हेक्सोकाइनेज, तो उसके थ्रू ये बना हो, पर उसमें पूरा ग्लाइकोलाइसिस में जाता नहीं है। इंस्टेड ऑफ दैट ये एचएमपी पाथवे में आ रहा है। तो ये 6 फॉस्फेट इधर आया, ये क्या करता है, ये 6 कार्बन की शुगर है, एक CO2 रिमूव करके 5 कार्बन की शुगर बनाता है। एंड जिसमें क्या होता है, CO2 रिमूव हो गई लेकिन 2 NADP होते हैं, वो 2 NADH2 भी बन जाते हैं, ठीक है, NADPH2। ये आपको पता है पावर है, ATP जनरेशन होता है। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन फेज वेयर CO2 इज रिमूव एंड 2 NADP आर कन्वर्टेड इनटू NADPH2 विच इज अ रिड्यूसिंग पावर। अब फर्स्ट फेज आया ऑक्सीडेटिव, सेकंड फेज होता है हमारा नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। नॉन ऑक्सीडेटिव फेज में सबसे पहले आइसोमराइजेशन का स्टेप आता है, ठीक है। आइसोमराइजेशन में क्या होता है, जो भी राइबोस 5 फॉस्फेट है वो अपनी ही आइसोमर शुगर्स के डिफरेंट फॉर्म्स में आ जाती है। जैसे कि राइबोस है 5 कार्बन शुगर, तो और 5 कार्बन शुगर्स कौन कौन सी हैं? राइबोस है, राइबुलोज है, जाइलोज है, जाइलुलोज है। तो इनमें कन्वर्ट होके ये डिफरेंट फॉर्म में पड़ी है। तो दिस इज अ स्टेप ऑफ आइसोमराइजेशन। उसके बाद एक ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन है जिसके अंदर क्या होता है कि एक राइबोस 5 फॉस्फेट और एक जाइलुलोज 5 फॉस्फेट पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये जो ट्राइबोस 5 फॉस्फेट है इसको जाइलुलोज 5 फॉस्फेट 2 कार्बन दे देता है, मतलब इसके पास तो 7 कार्बन हो जाएंगे और इसने 2 दे दी तो इसके पास अभी 3 कार्बन है। तो क्योंकि इसके पास 7 कार्बन है, ये 7 कार्बन की एक शुगर बनाएगी जिसको बोलेंगे C2 हैप्टिलोज 7 फॉस्फेट। और जाइलुलोज ने क्योंकि 2 कार्बन दे रखे हैं तो इट्स लेफ्ट विद ओनली 3 कार्बन, तो 3 कार्बन की शुगर बनाएंगे जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इस रिएक्शन को हम अगर समराइज करना चाहें तो हम इतने से कह सकते हैं कि 2 5 कार्बन मॉलिक्यूल्स ने एक 7 कार्बन मॉलिक्यूल बनाया और एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाया। पूरी रिएक्शन जो है ये एक एंजाइम के ऊपर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से, दैट इज ट्रांसकीटोलेज एंजाइम, एंड दैट्स द रीजन दिस रिएक्शन इज नोन एज ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये जो ट्रांसकीटोलेज रिएक्शन है ये हमेशा TPP के प्रेजेंस के अंदर ही एक्टिव होती है। अभी TPP क्या है, ये थायमिन पायरोफॉस्फेट है, जो कि हमने PDH कॉम्प्लेक्स में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ट्रांसकीटोलेज नहीं रहेगा, ट्रांसकीटोलेज नहीं रहा तो ये वाली रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। अल्कोहलिक लोग होते हैं ना, थायमिन की डेफिशिएंसी हो जाती है एंड जेनेटिक भी है। इसके बाद हमारा ट्रांसएल्युलेज रिएक्शन है। ट्रांसएल्युलेज रिएक्शन में क्या होता है कि जो ये दोनों हमारे पास C2 हैप्टिलोज और डिसल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो दोनों मॉलिक्यूल्स बने थे, इनमें से ये C2 हैप्टिलोज 7 फॉस्फेट जो होता है ये 3 कार्बन ग्लिसरॉल्डिहाइड को दे देता है। तो अगर ये 3 कार्बन ग्लिसरॉल्डिहाइड को दे रहा है तो जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है उसके 6 कार्बन हो गए और 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएगी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। C2 हैप्टिलोज ने 3 कार्बन दे दिए, 4 कार्बन बचे, 4 कार्बन का कौन सा मॉलिक्यूल बना सकती है? 4 कार्बन के पास 2 शुगर्स हो सकती हैं, इराइथ्रोज और इराइथ्रोलोज, ठीक है। तो इराइथ्रोज बनाई इसने यहाँ पे, ठीक है, इराइथ्रोज 6 फॉस्फेट। इस पूरी रिएक्शन को हम समराइज ऐसे कर सकते हैं कि जो 7 कार्बन शुगर है और एक 3 कार्बन जो शुगर है उसको उसने एक तो 6 कार्बन शुगर बनाई दैट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट और दूसरी बनाई 4 कार्बन इराइथ्रोज 6 फॉस्फेट। इसके बाद जो स्टेप है वो है हमारा सेकंड कीटोलेज रिएक्शन। मतलब फर्स्ट कीटोलेज तो यहाँ हो गई थी, यहाँ राइबोस जाइलोज ने पार्टिसिपेट किया था। अब सेकंड कीटोलेज रिएक्शन है जहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं जाइलुलोज 5 फॉस्फेट एंड इराइथ्रोज 5 फॉस्फेट। इराइथ्रोज तो यहाँ बनी थी और जाइलुलोज ऊपर खूब हमारे आइसोमर्स के फॉर्म में बनी पड़ी थी। तो क्या हुआ, जाइलुलोज 5 फॉस्फेट अगेन 5 कार्बन शुगर, इराइथ्रोज 5 फॉस्फेट इज 4 कार्बन शुगर। तो जाइलुलोज जो है
वो 2 कार्बन दे देता है इराइथ्रोज को, तो इराइथ्रोज इज नाउ विथ 6 कार्बन, so it's gonna form fructose 6 phosphate as before. This xylose 5 phosphate has given 2 carbon, so it is left with only 3 carbon. What is gonna form is glycerol aldehyde 3 phosphate. अब क्या होता है, लास्ट स्टेप है रीजनरेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. हाँ ठीक है, इस स्टेप के अंदर क्या होता है, पहले तो जो भी हमारे पास फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल बने तो बन गए, ठीक है. इसके अलावा हमारे पास ग्लिसरल एल्डिहाइड बना पड़ा ना, जैसे कि ग्लिसरल एल्डिहाइड ऊपर का यहाँ बन गया, फॉर्म हो गया, ग्लिसरल एल्डिहाइड यहाँ फॉर्म हो गया. इसके अलावा जो भी बने, जैसे सीडोहेप्टेलोज यहाँ बना, यहाँ काम आ गया. इराइथ्रोज यहाँ बना, यहाँ काम आ गया. जाइलोज भी ऊपर बना था, यहाँ काम आ गया. लेकिन जो ग्लिसरल एल्डिहाइड है ये फॉर्म्ड ही बचा हुआ है, ठीक है. ग्लिसरल एल्डिहाइड से यहाँ एक बार काम आया, ठीक है. इसके अलावा हमारे मॉलिक्यूल्स ग्लिसरल एल्डिहाइड का ऊपर भी बना था, नीचे भी बन गया. तो ये जो एक्सेस मॉलिक्यूल्स होते हैं ग्लिसरल एल्डिहाइड के, ये 2 अटैच होकर एक फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना लेते हैं. ये जितने भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बने, ये लास्ट स्टेप जो है रीजनरेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ओह सॉरी, लास्ट स्टेप जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इस रिएक्शन के अंदर जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट होता है वो सारा यूजिंग दैट स्टेप 2 का रिवर्सल्स, जो हमारा ग्लाइकोलाइसिस में जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है. आइसोमेरेज में एंजाइम होता है, आइसोमेरेज एंजाइम. तो इस स्टेप का जो रिवर्सल करके सारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फर्दर कन्वर्ट हो जाता है. अब हमें समझ नहीं आया कि पूरी रिएक्शन ने को जब वापस यही फॉर्म करना था तो ये पूरा क्यों करा. ये इसलिए किया क्योंकि एक तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन गए, बीच के अंदर फ्रक्टोज बन गई, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बन गए. और क्योंकि एक रिएक्शन तो है नहीं, अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग इनिशिएटर्स है, तो ये दूसरी रिएक्शंस में काम आ जाएंगे. दूसरा NADPH2 बन गया हमें, तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा, तो इसलिए भी ये चीज हो गई. तो पूरा घूम फिर के अपन वहीं आ गए. अब इसमें ये भी होता है कि ATP ना तो प्रोड्यूस हुई है कहीं पे, ना कोई गेन हुआ है. तो लॉस एंड गेन ATP का कहीं नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्वियसली NADPH2 बना है, तो कुछ तो काम आया होगा. तो बाय प्रोडक्ट्स बन गए यहाँ पे, और इसके अंदर हमारे पास NADPH2 बन गया. अब इसके अलावा अब ये रिएक्शन हम ये देखेंगे कि इसका पाथवे का सिग्निफिकेंस तो यही है कि NADPH2 बना, ATP तो कुछ बना नहीं है. अब ये पाथवे कौन कौन से ऑर्गन्स में होता है, ठीक है. तो बेसिकली जनरली हमारी बॉडी के अंदर 10% जो ग्लूकोज होता है वो इस पाथवे में जाता ही है, लेकिन मेजरली जैसे कि अगर हम लिवर में स्पेशली बात करें तो 30% तक ग्लूकोज जो होता है वो इस पाथवे में निकल जाता है. इसके अलावा ये होता है हमारे एडिपोज टिश्यू में होता है. इसके अलावा ये है एड्रिनल कॉर्टेक्स, आई लेंस में होता है, ओवरीज, टेस्टिस, मेमोरी ग्लैंड, RBC, इन सब में होता है. तो अगर यहाँ अकरेंस है, तो अगर ये नहीं हुई रिएक्शन है, HMP पाथवे नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली इन सब में इफेक्ट होगा. वो ही इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी हो जाएगा, विच विल बी डिस्कसिंग फर्दर अभी बस थोड़ा सा. ओके, तो इन सब में है. तो इसका एक्चुअली सिग्निफिकेंस शंट, ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस तो यहाँ पे होगा ना कि लिवर में भी काम आ रहा है, एडिपोज टिश्यू, इन सब में ये सिग्निफिकेंस है ही. एक्चुअली नोटिस किया आपने कि यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड, टेस्टिस, ओवरी सब स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं. तो एक तरह से हम बोल सकते हैं स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस के लिए काम आती है, ठीक है. अब इसके हम एक्चुअली देख लेते हैं क्या क्या सिग्निफिकेंस एग्जैक्टली है क्या. तो सबसे पहले NADPH2 फॉर्म होता है ना, ये हमें स्टेरॉइड हार्मोन्स के फॉर्मेशन में काम आता है, ठीक है. स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, फैटी एसिड्स होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, इन सब के फॉर्मेशन में बायोसिंथेसिस के अंदर NADPH2 यूज़ होता है. दूसरा क्या होता है कि जो ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली सुपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पाइऑक्साइड वगैरह फॉर्म होते हैं, तो ये NADPH जो होता है ये इसको रिमूव करने में हेल्प करता है. थर्ड पॉइंट ये कि हमारे हीमोग्लोबिन जो क्या होता है, कभी कभार इसमें हीमोग्लोबिन जनरली हमारा +2 स्टेज में होता है, ठीक है. लेकिन इसको कभी कभार रिड्यूस करके +1 स्टेट में
कभी कभार कुछ गैसेस होती है ना, वो इसको +1 स्टेट में कर देती हैं, तो उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिनीमिया। ठीक है, हीमोग्लोबिनीमिया। तो इसको प्रिवेंट करता है, मतलब जो NADPH2 होगा वो मेंटेन करता है +1 स्टेट ऑफ Fe इन हीमोग्लोबिन। ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन, फैटी एसिड्स, कोलेस्टेरॉल। ठीक है, उसके बाद में हमारा अब फ्री रेडिकल स्कैविंग तो बोल ही दिया हमने। आई के लेंस के अंदर जितना NADPH होता है उतना ज़्यादा वो लेंस की ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। मतलब एक पर्टिकुलर लेंस के अंदर यहाँ बहुत सारे NADPH के जितने मॉलिक्यूल्स हैं उतनी वो ट्रांसपेरेंट लेंस रहता है, तो ऑब्वियसली हमारी आई साइट में हेल्प है। दूसरा, बहुत सारे ड्रग्स वगैरह होते हैं, उनसे डिटॉक्सिफिकेशन बॉडी में करवाता है। मैक्रोफेजेस की बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी बढ़ाता है। ठीक है, NADPH। दूसरा, राइबुलोज वगैरह के सिंथेसिस में काम आ ही रहा है, तो वो DNA RNA में फॉर्मेशन में काम आता है। ठीक है, अब क्लिनिकल ये है कि जैसे G6PD ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसका मेन सबस्ट्रेट होता है, तो अगर यही एब्सेंट है, इसी की अगर डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, तो क्या हो सकता है। तो एक तो इसका फ़ायदा भी है एक, वैसे जो कि ऑब्वियसली सिग्निफिकेंस फ़ायदा है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है, तो मैं पहले इसका नुकसान बता देती हूँ। जो G6PD है, इसकी डेफिशिएंसी क्यों होती है। पहला तो ये एक्सीलिन रिसेसिव है। ठीक है, और कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इसको G6PD को रिमूव कर देते हैं। मतलब G6PD की डेफिशिएंसी में जो रिस्पॉन्सिबल वो कुछ ड्रग्स हैं, ड्रग्स का इंटेक होता है, तो हम बोल सकते हैं ये एक्स-लिंक्ड है। दूसरा, ये ड्रग इंड्यूस्ड ड्रग इंड्यूस्ड डेफिशिएंसी है, तो ऑब्वियसली G6PD की डेफिशिएंसी है तो ये हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज कर देता है। ठीक है, तो कुछ ड्रग्स जैसे कि हम बात करें एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होते हैं, जैसे कि एग्जांपल प्राइमेक्यूइन है। तो ये क्या करता है कि देखो G6PD डेफिशिएंट कोई सेल है तो NADPH तो उसके अंदर ऑब्वियसली लो ही है, क्योंकि ये वाला रिएक्शन हो ही नहीं रहा HMP पाथवे। ठीक है, और पेरोक्साइड विल लीड टू सेल लाइसिस। तो जो भी जितने भी क्या बोलते हैं, जो भी ड्रग्स, एंटी मलेरियल ड्रग्स की वजह से क्या होता है कि बहुत सारे पेरोक्साइड्स वगैरह फॉर्म होते हैं, और क्योंकि NADPH नहीं है जो कि पेरोक्साइड वगैरह को रिमूव करता है, तो ये इनका प्रोडक्शन फर्दर इंक्रीज होता है और सेल के लाइसिस को कॉज करता है। ठीक है, दूसरा, एक फावा बीन्स होते हैं, उनमें भी ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, टॉक्सिक ग्लाइकोसाइड, जो कि फेवेज में कॉज कर देते हैं। इसके अलावा सल्फर ड्रग्स हैं, फ्यूराडेंटिन है। तो कौन कौन से ड्रग्स हैं हम यहाँ लिख लेते हैं। तो पहला तो है प्राइमाक्यूइन, दूसरा है हमारे पास सल्फा ड्रग्स, तीसरा है फ्यूराडेंटिन, और हमारे पास फावा बीन्स हैं। फावा बीन्स में क्या होता है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स। बस इतना ही है। और दूसरा, हमें थायमीन की डेफिशिएंसी देखें। थायमीन डेफिशिएंसी स्पेशली जो अल्कोहलिक लोग होते हैं उनके अंदर थायमीन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से ट्रांसकीटोलेज एंजाइम भी एक्टिव नहीं रहता। तो हम एक तरीके से थायमीन डेफिशिएंसी में एक क्लिनिकल है इसका, मतलब एक जो डिजीज़ है उसका नाम होता है वर्निक्स कॉर्सैकॉफ सिंड्रोम। वर्निक सिंड्रोम। ठीक है, एन्सेफेलोपैथी है। सो इसके अलावा मिथेमोग्लोबिनोमिया होता है, मिथेमोग्लोबिनीमिया, जिसके अंदर G6PD एब्सेंट है ना, डेफिशिएंट है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो साइनोसिस हो जाएगा, और साइनोसिस वगैरह हो जाता है बॉडी में। ठीक है, जो भी साइनोसिस वगैरह हो जाता है, इतना ही मेरे को पता है इसके बारे में। उसके बाद एक चीज़ हो रही है, G6PD की जो डेफिशिएंसी होती है ना, वो एक बार कभी कभी हेल्पफुल भी होती है। इसमें क्या होता है, मलेरिया पैरासाइट होता है ना, वो ग्रो नहीं कर पाता। मलेरियल पैरासाइट कैन नॉट ग्रो इन ऑर्गेनिज्म हैविंग G6PD डेफिशिएंसी। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट ग्रो नहीं कर पाएगा। तो स्पेशली जैसे हम बात करते हैं अफ्रीका के लोग होते हैं, वहाँ पे G6PD की डेफिशिएंसी बहुत होती है, तो वहाँ पे मलेरियल पैरासाइट अफेक्ट नहीं करता, तो मलेरिया उनको बहुत कम होता है। ठीक है, यही की सिग्निफिकेंस है, बाकी एक्चुअली बहुत फेटल भी हो सकता है कभी कभार।
सो ठीक है, दिस वॉज अबाउट HMP पाथवे. आई होप इट हेल्प्ड यू इन सम अदर वे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.